आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की धरती वीर पुरुषों की धरती रही है और इस धरती ने कई बड़ी शख्सियतों को जन्मा है। मेहनत, हिम्मत और लगन यहां लोगों की रगों में है और ऐसे ही प्रेरणा स्रोत जिन्होंने पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन किया है, आज हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है शकुन चौधरी जी का। शॉटगन शूटिंग में देश की सबसे प्रतिभाशाली महिला निशानेबाजों में से एक हैं शकुन और क्ले पिजन शूटिंग इवेंट में साल 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली वो भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी है। हालांकि लंदन ओलंपिक में टैप शूटिंग इवेंट में वो 20वें स्थान पर रही थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। शकुन जी के पिता सुशील चौधरी बीकानेर के महाराजा करणी सिंह के साथ शूटिंग किया करते थे और वहीं से ही उन्होंने अपनी बेटी के हाथ में बंदूक थमा दी और वो बंदूक उठाने लायक जैसे ही हुई तो उन्होंने अपनी जो निशानेबाजी की जो ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी और आज उस ट्रेनिंग के बदौलत वो इस मुकाम तक पहुंची हैं कि वो भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर राजस्थान का नाम रोशन कर रही हैं। एक बार फिर से स्वागत है शकुन जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और शुरुआत में आपसे यही करना चाह रहा हूं कि कैसे वो सफर शुरू हुआ, आपने कैसे शूटिंग को चुना? वैसे तो आपके पिताजी ने आपके हाथ में जब बंदूक थमाई, पहला एहसास, अनुभव क्या था? सोचा था कि यही करना है या कुछ और सोचा था? आई थिंक जी कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ये अपने अर्ली एज में ये नहीं सोचता कि हम या तो रेसलिंग करेंगे या शूटिंग करेंगे या कुछ। तो मेरा सौभाग्य था कि डैड ने मेरे को इस स्पोर्ट की इंट्रोडक्शन बहुत ही पहले करा दी थी। जब मैं 3 साल की थी तब हम बीकानेर में थे और मेरे पापा महाराज डॉक्टर करणी सिंह जी के साथ स्कीट चलाते थे। तो मेरा इंट्रोडक्शन टू शॉटगन शूटिंग वहीं से हुआ, थंडरबोल्ट रेंजेस से। और उसके बाद जब मैं उस टाइम जब मैं फिर हम जयपुर आए। जयपुर में जब मैं स्कूल गई एमजीडी में, यहाँ पर कोई शूटिंग रेंजेस नहीं थी जहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर सकते थे। और इसलिए जब मैं दिल्ली गई अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए, वहां पर मेरे डैड ने बोला कि आप करणी सिंह शूटिंग रेंजेस पे जाके आप वैसे ही स्पोर्टी हैं, आप एयर राइफल एयर पिस्टल, तो आप शॉटगन भी ट्राई करें। एंड उसी से मैंने मेरी शुरुआत की 2001 में। और 2003 में मैं इंडियन शूटिंग टीम की आई वाज अ पार्ट ऑफ द इंडियन शूटिंग टीम। एंड उसके बाद कभी पीछे नहीं देखा। 2001 से लेकर के 23 तक का जो सफर रहा है, इसमें कभी ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ और करती तो और बेहतर हो सकती थी, या फिर निशानेबाजी में मैं आज जिस मुकाम पर हूं, मैं देश की प्रदेश की बेटियों को आज रोल मॉडल के तौर पर उनके सामने प्रेजेंट कर रही हूं, आप क्या उनके सामने आप बताना चाहती हैं? सबसे बड़ी चुनौती क्या रही थी और कैसे किसी भी इंसान के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं, अगर चुनौती आए, परेशानी आए तो कैसे उससे पार पा सकते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में। जी मेरी जो ट्रेनिंग के दौरान जो परेशानियां थी वो थी कि मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि यहाँ पर रेंजेस नहीं थी उस टाइम पे। और जो यहाँ रेंजेस बनी हैं वो 2006 से 2006 में यहाँ पर रेंजेस बनी, शुरुआत हुई। और 2008 में यहाँ पर इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन भी रखा, जो मेरे पापा तब प्रेसिडेंट थे राजस्थान राइफल एसोसिएशन के, तो उन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप रखी थी यहाँ पर, जहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल भी जीता था। तो जो परेशानियां होती हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, फैसिलिटीज की होती हैं, प्रॉपर कोचेस नहीं मिलते, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिलता, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता ट्रेनिंग करने के लिए। अच्छा, वो आपको लगता है कि अभी भी आपको ये ऐसा महसूस होता है क्या? गौर करना चाहिए। और हाँ शकुन जी, आपको क्या लगता है अभी भी ऐसा ही एनवायरनमेंट अभी भी क्या उस लिहाज से नहीं मिल पा रहा है? जो अभी भी स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं, जो नए खिलाड़ी बन रहे हैं, उनको वो सभी सुविधाएं क्या अभी भी मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं? जी जो पहले के हालात थे उनसे तो कई बढ़िया अब हो गया है। जो यहाँ पर फैसिलिटीज बनी हैं, जो एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को, इसीलिए अब आप देखिए एक शूटिंग रेंज बनने से यहाँ पर हमने कितने ओलंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस, एशियन चैंपियंस, नेशनल चैंपियंस, हमने वी प्रोड्यूस देम। सो इट जस्ट गोज टू शो कि हम एज अ स्टेट जितनी हम फैसिलिटीज अपनी यूथ को दें, उतना ही वो उसको प्रॉपर इस्तेमाल करके जो दे कैन रीच, मतलब कि जो मुकाम वो हासिल कर सकते हैं, वो उसका कोई वो नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू दैट। अच्छा, जब पहला मेडल आया शकुन जी, वो एहसास क्या था? और जब घर में सभी को पता चला कि देखिए शकुन चौधरी के पास वो अचीव करके आई हैं, जो मेहनत कर रही थी उसका फल उनको मिला है,
उस वक्त का रिएक्शन क्या था, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? जी मुझे जब मैं ओलंपिक्स के लिए जब मैंने इंडिया का हिस्ट्री में सबसे पहले कोटा जीता था बेलग्रेड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, आई केम फोर्थ। एंड उस टाइम एक ही कोटा था जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दिया जा रहा था, वो इंडिया को हासिल किया। तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई महिला शॉटगन शूटिंग में जाके इस ये मुकाम हासिल कर सकती है। और इसीलिए बहुत ही जरूरी था कि क्यों करना, क्योंकि जब जब कोई रोल मॉडल होता है, जब मैंने शूटिंग की थी मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था विमेंस में, क्योंकि किसी ने वो मुकाम हासिल नहीं किया था। तो बहुत ही डाउट्स होते थे, सेल्फ डाउट्स भी होते थे, लोग भी आपको पूछते थे कि कभी किसी ने किया नहीं, आपको क्या लगता है आप कैसे कर लोगे। हम्म। पर जब मैंने वो मुकाम हासिल किया और ओलंपिक्स के लिए इंडिया को वो कार्ड दिलाया, जो थैंकफुली सिलेक्शन ट्रायल से होके मैंने ही ओलंपिक्स चलाया फिर, वो देखते हुए जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ, तो जितनी लड़कियां आगे बढ़ के इस स्पोर्ट को उन्होंने चूज किया है, जहां हम 6 होते थे आज 200 से ज्यादा है। तो आपको राजस्थान में खुद ही हम 40-50 युवा लड़कियां हैं जो शूट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक 1 पर्सन सेट्स द पेस या कोई दिशा दिखा सकते हैं तो बहुत ही चलने वाले होते हैं उसमें। बिल्कुल, और इसीलिए एक रोल मॉडल के तौर पर आपको देखा जा रहा है। और जाहिर तौर पर आज जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं खास तौर पर, वो आपको देख रही हैं, क्योंकि अंधेरे में एक रोशनी की तरह आपने जो एक नज़ीर पेश की है, जो एक आपकी शख्सियत बन चुकी है, वो आज लोगों के बीच में बड़ी प्रभावशाली तौर पर देखने को मिल रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी हम देख रहे हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पर हम खेलते हैं, हम जब देखते हैं कि दूसरे देशों के अंदर खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, भारत के अंदर क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ कमी रह जाती है तो थोड़ी सी सुविधाओं की। आपको लगता है कंपैरिजन अगर करें तो थोड़ी सी सुविधाएं कम हैं, अगर थोड़ा सा उसको बेहतर करें तो पोटेंशियल बहुत है हमारे प्रदेश और देश के बच्चों में? जी बिल्कुल, जो सुविधाएं इंटरनेशनली मिलती हैं हम अभी उसके करीब आ रहे हैं, पर अभी वहाँ नहीं पहुँचे। जैसे आपकी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, द टीम्स जो होती है, एक इंडिविजुअल मेडल लाने में 10 लोगों की टीम उस एक शख्सियत के पीछे होती है, जो यहाँ पर अभी धीरे धीरे हो रही है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, इंडिया में जब तक आप कोई मुकाम हासिल नहीं करें तब तक आपको वो रिकग्निशन नहीं मिलती। तो इट्स अ कैच 22 सिचुएशन कि आप वो मुकाम कैसे हासिल करेंगे जब आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं है। तो यू हैव टू बेसिकली बिलीव इन योर सेल्फ, और आपको लगे रहना पड़ता है, और अपने आप ही जो करना होता है वो करना पड़ता है। अब खेलो इंडिया और दूसरे जो प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, उसकी वजह से जो आपके यंगस्टर्स हैं उनको इक्विपमेंट और वो सब तो काफी मिल रहा है। बट अब जैसे कोचेस की अगर कमी है, तो कोचेस का भी जो भी वो जो लूप हो, जो भी वो दैट गैप दैट इज बिटवीन एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग, वो फिल करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग मिल पाएगी और बच्चे अच्छी तरीके से सीख भी पाएंगे। लेकिन शॉटगन शूटिंग में आपको लगता है कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि हमेशा से वो रास्ता तलाशते हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उनको एक सही दिशा मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो शॉटगन शूटिंग में जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? ये जो शॉटगन शूटिंग में आना चाहते हैं, वो जो रेंजेस पे जिन रेंजेस पे वो जाते हैं, वहां पर रेंजेस पे बंदूकें और कारतूस वहां मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बच्चों को वो प्रोवाइड नहीं करोगे, और एक ट्रेनर, जैसे मैं शूटिंग भी कर रही हूँ, मैं अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स में जा रही हूँ अगले अगले महीने, पर उसके साथ साथ मैं बच्चों को कोच भी कर रही हूँ। क्योंकि मैंने देखा है मेरी लाइफ टाइम में कि मैंने जो चीज़ मैंने 9 साल में हासिल की, वो कोई 2-3 साल में भी हासिल करता है अगर उसको राइट गाइडेंस मिले। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस और जो लोग जो मुकाम हासिल कर चुके हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, और दूसरी पीढ़ी को आगे लाने के लिए उनको ट्रेन करें, उनकी मेंटल एस्पेक्ट को समझे और उनको राइट गाइडेंस दें। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक ये कहा जाता है कि ये जो खेल है ना, बड़ा एक्सपेंसिव माना जाता है। तो जो बच्चे आ रहे हैं अगर आर्थिक तौर पर उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो उनके लिए क्या सजेशन होगा? जी, उनके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बन गए हैं, जैसे खेलो इंडिया भी है। अगर सी इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वो तो बच्चों को खुद ही करनी पड़ती है। उसमें कोई कोई भी स्पोर्ट आप ले लें, पर अगर उसमें आपकी स्किल है और आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो,
तो काफी प्रोग्राम्स हैं जिसको जो आपको रिकग्नाइज करते हैं और आपको फिर वो उसके एस्पेक्ट पे आपको अपने प्रोग्राम्स में डालते हैं और आपको इक्विपमेंट और सब प्रोवाइड करते हैं। तो जो मेरे टाइम पे नहीं था, मेरे हाँ। टाइम पे कोई प्रोग्राम्स नहीं थे, जो भी था घर से ही जाता था। और जब तक मैंने ओलंपिक कोटा हासिल नहीं किया, तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 2003 में मैं इंडियन शूटिंग में घुसी और 2011 में मैंने ओलंपिक्स के लिए इंडिया के लिए कोटा हासिल किया। उसके बाद ही फंडिंग मिली। अच्छा, उससे ओलंपिक पहले का वो जो भी जा एहसास रहा कैसा था, था? डैड वो एंड क्योंकि मॉम हैड जितने फुल भी फेथ दर्शक इन हैं मी। वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ओलंपिक में जाना हमेशा हर खिलाड़ी का एक सपना होता है, और जब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ आप आकर के लीड करते हैं तो ये बड़े गर्व की बात होती है। वो मोमेंट कैसा है? ये वो मोमेंट, आई मीन आई कांट रियली डिस्क्राइब इट, बिकॉज जब आप ओलंपिक्स पहुंचते हैं तो जो भी वहां पर ओलंपिक्स में प्लेयर्स खेल रहे होते, एथलीट्स खेल रहे होते हैं, वो सब एक ही लेवल के होते हैं। हम्म। तो आपको बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आपने इतनी जो इयर्स आपने सैक्रिफाइस की और ट्रेनिंग की, आप उस स्तर पे पहुंच गए हो कि आप वर्ल्ड चैंपियंस, ओलंपिक चैंपियंस के उन्हीं की लेवल पे आप खेल रहे हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे, शूटिंग एंड बेसिकली ऑल स्पोर्ट, आपको इट हैज टू क्लिक ऑन दैट डे। सो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी ऑल्सो टू हैव बीन एबल कि मैं उस स्तर पे पहुंची। और मैं अभी भी शूटिंग से जुड़ी हुई हूँ, और अभी कोई ऐसा आसार नहीं है कि एनी टाइम सून आई एम गोना लीव इट। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि हम शहरी इलाकों में तो इस खेल को देख लेते हैं, शूटिंग रेंज वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रूरल एरिया में अगर चले जाएं, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, और वहाँ अगर कोई बच्चा शूटिंग के इस फील्ड में आना चाहता है तो उनके लिए बड़ी चुनौतियाँ हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत भी है। जी, आई थिंक उनके लिए अकेडमीज खोलनी बहुत ज़रूरी है। ग्रास रूट लेवल पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे, बच्चों के स्किल लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको फिर वहाँ से लेके अकेडमीज में डालेंगे और नर्चर करेंगे, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन टू दिस। अच्छा, हम हमेशा से देखते हैं खास करके राजस्थान और कई ऐसे प्रदेश जहाँ पर बेटों को तो ठीक है, लेकिन बेटियों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बंदिशें हो जाती हैं। आगे बढ़ने के लिए कह दिया जाता है कि फोकस आप थोड़ा सा पढ़ाई पर ज़्यादा कीजिए। खेलों को लेकर के चाहे लड़का हो या लड़की हो उतना ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता है। सॉरी, मेरे लेकिन को आवाज़ नहीं आई। आप अब आवाज़ आ रही है? अच्छा शगुन जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी, बताइए। हाँ शगुन जी, मेरा सवाल ये है कि आप अक्सर हम ये देखते हैं राजस्थान के अंदर भी और तमाम दूसरे प्रदेशों में भी, एक बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो बच्चों के सामने ये होती है कि उनको पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि आप पढ़ाई तो कीजिए, खेल कूद को लेकर के थोड़ा सा वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, खेल कूद से क्या ही होगा। लेकिन जब कोई रोल मॉडल बन जाता है, कोई खिलाड़ी अगर कोई बड़ा काम करता है या अचीवमेंट मिलती है, तो आपके एरिया में भी ऐसा होगा कि भाई पहले लगता होगा कि खेल कूद से क्या होता है, लेकिन जब मेडल आया, जब अचीवमेंट सामने आई, तो उसके बाद लोगों का वो सोच, वो जो मेंटालिटी थी उसमें भी बदलाव हुआ होगा। ये सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूर कोशिश होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आई थिंक अब जो पेरेंट्स, वो सोच में बदलाव आने की, हर पेरेंट की ये इच्छा होती है कि वो अपने बेटे या बेटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करा दे, ताकि ही सो ताकि वो इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में। तो अगर हम देखें अपनी पीएसयू, जैसे मैं ओएनजीसी में हूँ, और मैं ओएनजीसी पहले बनी और ओलंपियन बाद में बनी, इसका मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब जब वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, तब आप अपने खेल पे 100% कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सो आई थिंक इन ऑर्डर टू इनकरेज द पेरेंट्स ऑल्सो, ये अपॉर्चुनिटीज खुलनी चाहिए जहाँ पीएसयूज, कॉर्पोरेट्स और सब जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनको अपनाएं, अडॉप्ट करें अपने प्रोग्राम्स के अंडर, उनको मंथली सैलरीज दे या स्कॉलरशिप्स दे, ताकि पेरेंट्स को भी लगे कि जो बच्चा बाहर फील्ड में काम कर रहा है उसको और उसका फल मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट दैट आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग समथिंग टू द हाउस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। अच्छा, एक चीज़ कभी कंपैरिजन होता है कि आप कभी सोचती हो कि शायद मैं पढ़ती और मैं कुछ अगर बनना चाहती थी, आप क्या वैसे इससे, अगर आप इस फील्ड में नहीं होती, अगर आप शूटर नहीं होती, निशानेबाज नहीं होती, तो आप क्या होती?
ये एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मेरा यही गोल था कि अगर, क्योंकि मेरे पापा मेरे को कहते थे कि कोई बात नहीं बेटा, अगर किसी और ने ओलंपिक्स नहीं खेला तो आप पहली क्यों नहीं बन सकते। हाँ। एंड उसी सोच के दौरान मैंने कभी पीछे नहीं देखा, जो भी सेल्फ डाउट्स होते थे वे वहां पर ही खत्म कर देती। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था, और मैं अभी भी नहीं सोचती कि अगर मैं शूटर नहीं होती तो मैं क्या होती। लेकिन ठीक है, आज जिस मुकाम पर हैं आप और शूटिंग में आप कम से कम आप देश भर के अंदर, प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर के अंदर आप महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर हैं आप। लेकिन मैं एक चीज़ और समझना चाह रहे हैं हम, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त चाहते भी हैं कि वो शॉटगन शूटिंग में आए, क्ले पिजन और शॉटगन शूटिंग, ये सब चीज़ें जो टर्म्स हैं थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। शॉटगन शूटिंग और एयर राइफल एयर पिस्टल बहुत डिफरेंट है। शॉटगन शूटिंग में हम फ्लाइंग, हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो उनको पहले हम क्या कहते हैं, क्ले क्ले टारगेट्स कहते हैं, जो बेसिकली राउंड फ्रिस्बीज की तरह होती हैं। और ये रिलीज होती हैं, इट्स अ वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम, जो आप पुल कहते हैं। तो जो हम क्ले बर्ड कहते हैं उसको, बिकॉज देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। तो जो क्ले बर्ड्स होती हैं, दे आर लॉन्च्ड इन अ मशीन, और आप पुल कहते हैं, तो वो 100 किलोमीटर्स की रफ्तार से बाहर निकलती है, और आपको इसकी डायरेक्शन नहीं पता होती। जो हम बंदूकें यूज करते हैं वो 12 बोर की होती है, उसमें 24 ग्राम के कार्ट्रिजेस होते हैं। तो जो हमारे को शूट करना पड़ता है वो उड़ती हुई क्ले टारगेट जो 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही होती है, हाँ। उसको शूट करके उसको ब्रेक करना होता है। हाँ। एयर राइफल एयर पिस्टल में 10 मीटर, और इसमें जो फासला होता है वो क्ले टारगेट 76 मीटर्स तक जा सकती है। जो एयर राइफल एयर पिस्टल में होता है वो 10 मीटर तक होता है। तो 10 मीटर पे आपका वहां पर एक पेपर लगा हुआ होता है, और आपके वो, अब जो आप फेयर्स में भी जाते हैं तो 10, 9, 8, 7, 6 करके वो, ठीक। तो आप एयर राइफल, उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता है एयर राइफल के लिए, उसमें छर्रे डलते हैं। हाँ। और आपको वो परफेक्ट 10 लाने की कोशिश करनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, इसमें स्कोप कितना है? जो अभी नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं, अगर वो चाहें कि इसके अंदर अपना वो भविष्य तलाश रहे हैं या उनका इंटरेस्ट इसमें है, तो कहाँ जाना उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा? आप क्योंकि इस रास्ते से होकर के गुजर चुकी हैं, तो आप जो उस रास्ते पर चलना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? जी, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो जो लोकल रेंजेस हैं उन पे जाके अपना निशाना साधें, और देखें कि कैसे फील करते हैं। और फिर अगर जो जयपुर में रेंजेस हैं वहां पर, आई थिंक इट्स अंडर खेलो इंडिया और समथिंग, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, तो वहां पर आके वो इनरोल कर सकते हैं। और वहां पर आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द कोचेस, बट एटलीस्ट इक्विपमेंट तो मिल जाएगा चलाने के लिए। अच्छा, इसमें मेन जो है कोच का होना बड़ा ज़रूरी है। तो आप भी चाहेंगे कि जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनको अच्छी से अच्छी कोचिंग मिल सके, गाइड करने का एक अच्छा जो नए जो खिलाड़ी हैं उनको मौका मिल पाए, तो इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की आपको लगता है कि ज़रूरत है? एकेडमी खोलना, क्योंकि उसमें फिर कई बार जो खिलाड़ी हैं उनकी शिकायतें भी सामने आती हैं, वो कहते हैं कि मनमानी हो रही है, परेशानी आ रही है। तो क्या वो स्थायी समाधान है या परमानेंट सॉल्यूशन है क्या उसका? जी, आई थिंक इन एनी अकेडमी या जो भी रेंजेस चलते हैं वहां पर प्रोफेशनल्स होना बड़ा जो ज़रूरी है। गाइडेंस के लिए होते हैं वो होना बहुत जरूरी है। हम्म। क्योंकि जो ये बच्चे, अगर किसी को बंदूक नहीं चलानी आती पर वो कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो एक बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। क्योंकि जो वो पहले तो गलत चीज सीखता है, उसके बाद उसको 5 साल लगते हैं वो चीज ठीक करने में। अगर किसी और, तो आप देखिए टाइम स्पैन एक एथलीट का बस इतना ही होता है। तो जो भी अकेडमीज और रेंजेस होती हैं वहां पर एक तो इक्विपमेंट ऑब्वियसली हैज टू बी अवेलेबल, एंड वहां पर जो कोचेज होंगे या जो भी प्रोग्राम्स होंगे वहां के लिए प्रोफेशनल्स एम्प्लॉय करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ और भी, अब क्योंकि चुनाव भी सिर पर हैं, आपको लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या जो कोशिशें हैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा अच्छी हैं? आपको, आपके नज़र में क्या है? जी, हर स्टेट्स की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। अगर आप देखें तो हरियाणा इतना बढ़िया क्यों कर रही है, क्योंकि उनकी स्कीम्स आर अनपैरेलल्ड। जो वो अपने एथलीट्स को देते हैं एज फार एज रिकग्निशन, जब वो कुछ लेके आते हैं, वो दूसरे प्रदेश नहीं का, आई मीन कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए अगर आप देखिए तो काफी एथलीट्स जो एक वो एनओसी लेके उस क्षेत्र राज्य से दूसरे हरियाणा में जाके ज्यादा ट्रेन करना या हरियाणा को रिप्रेजेंट ज्यादा करना चाहते हैं, बिकॉज उनको
जो एक एथलीट होता है वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता है एक खेल के पीछे। हम्म। अगर उसको ड्यू रिकग्निशन नहीं मिलता तो उसके पास और कोई चारा नहीं होता जहां पर उसको बेटर वे ही गेट्स अ बेटर डील। तो इट्स यानी नॉट कि दैट यू आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टेट, हाँ। बट अगर आपको कोई राज्य और आपकी उपलब्धियों पे ज्यादा रिकग्निशन और ज्यादा आपका सम्मान कर रहा है, सो आई थिंक ऑल द स्टेट्स शुड एक्चुअली लर्न फ्रॉम हरियाणा। एंड इसलिए अगर आप देखिए, चाहे आप नीरज चोपड़ा को देखें या आई मीन द एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, इनको कोई कमी महसूस नहीं होती और हम्म। इसीलिए वो 100% अपना बिना कोई सोचे बस कंसंट्रेट करते हैं और आगे आपके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हम्म। जितना आप एथलीट को इनकरेज करेंगे एंड इनकरेज इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, उतना ही एथलीट आगे बढ़ेगा। ठीक है। इट्स नोन फॉर्मूला। हाँ, और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश होनी चाहिए। इसमें राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी इसमें साथ होना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत सारे सुधार की अभी गुंजाइश है, क्योंकि अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर अपने खिलाड़ियों को दुनिया के बाकी खिलाड़ियों के सामने आगे रखना है, जीतना है, मुकाबले को आगे भारत को आगे बढ़ा करके चलना है, तो इसके लिए हमें कुछ बुनियादी स्तर पर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। राजस्थान के अंदर बुनियादी ढांचे के अंदर बदलाव की गुंजाइश भी है और शगुन चौधरी जी ने लगातार कई बातों को इसमें साझा किया है। बहुत शुक्रिया शगुन चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने अपना कीमती समय दिया एनडीटीवी राजस्थान पर, बहुत शुक्रिया आपका। और एनडीटीवी राजस्थान भी आपके इस जज्बे को सलाम करता है और कोशिश यही है, हमारी उम्मीद भी यही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय भारत के लिए और भी ज़्यादा अच्छा और स्वर्णिम रहेगा।